नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध एकदम विध्वंसक स्तर पर है। अब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी उसका असर पड़ने लगा है। भारत समेत तमाम देशों की अर्थव्यवस्था पर भी उसका असर पड़ रहा है, क्योंकि तेल गैस तमाम प्राकृतिक संसाधनों के आने का, एनर्जी के आने का, ऊर्जा का बड़ा स्रोत था। तो क्या इस समय स्थिति चल रही है और क्या इस युद्ध में अमेरिका ने मिस कैलकुलेशन कर दी है? इन्हीं सब मसलों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सीधा ईरान से जुड़ रहे हैं नजर अब्बास रिजवी साहब, जो वहां पर रिसर्च स्कॉलर भी हैं और ईरान के बारे में तमाम चीजों पर नजर रखते हैं। रिजवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका दा स्वतंत्र पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप। रिजवी साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि ईरान की स्थिति इस समय क्या है, क्योंकि सब लोग यही जानना चाहते हैं क्या ईरान में इस समय स्थिति है। और दूसरा, क्या अमेरिका ने मिस कैलकुलेशन कर दी है? क्योंकि अमेरिका शुरुआत में कह रहा था कि 4-5 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन आज 13वां दिन है और ईरान ने बड़ी शिद्दत के साथ रिटेलिएट किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपको और आपके तमाम दर्शकों को आदाब अर्ज करते हैं। और जी आपने जो बात शुरू की है वो बिल्कुल ऐसे ही है, मिस कैलकुलेशन जो है अमेरिका ने किया है। और आप देखें कि अमेरिका, एक जमाना था कि अमेरिका किसी मुल्क को अगर डांट भी लगा देता था और बोल देता था कि ये काम होना चाहिए, तो वो पूरे मुल्क का जो है सिस्टम चेंज हो जाता था, सिस्टम बदल जाता था। तो वो उसी खाम ख्याली में अमेरिका और ट्रंप अभी भी हैं कि वो आज जहां चाहेंगे, जिसको चाहेंगे वहां पे सत्ता परिवर्तन कर देंगे, जिसको चाहेंगे उठा ले आएंगे, जिसको चाहेंगे असैसिनेट कर देंगे और कोई रिटेलिएशन नहीं होगा। जैसे कि उन्होंने वेनेजुला में भी ताजा ताजा वहां के राष्ट्रपति को और उनकी धर्मपत्नी को जो है अगवा कर लिया गैर कानूनी तरीके से, और कोई भी वहां पे रिटेलिएशन नहीं देखा। तो उनके हौसले और बढ़ गए थे, तो उनको लगा कि उसी तरीके से यहाँ ईरान के अंदर भी वो आएंगे और यहाँ के जो सबसे बड़े नेता हैं आयतुल्ला खामनई, उनको शहीद करेंगे, उनको असैसिनेट करेंगे, और फिर हमारे जो जमीनी जो इनके जासूस हैं, जो इनका सेटअप है पूरा मोसाद और सीआईए का, उसके जरिए से तख्ता पलट करने की एक कोशिश करेंगे। इस मिस कैलकुलेशन में ट्रंप को फंसाया गया। ट्रंप से ये कहा गया कि देखो तुम अगर ऐसा करोगे तो ईरान का पूरा जो है वो तख्ता पलट हो जाएगा। तो इस गलत कैलकुलेशन के साथ वो इस जंग में आए, क्योंकि इस जंग में देखिए हर बार जब जंग करता है अमेरिका तो कोई ना कोई बहाना लेके आता है। हालांकि दुनिया उसके बहानों को समझ गई। कभी कहता है कि हम डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, कभी कहता है कि हम ह्यूमन राइट्स के लिए जा रहे हैं, कभी कहता है हम औरतों को आजादी दिलाने के लिए जा रहे हैं, कभी कहता है कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स को खत्म करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये एकमात्र शायद जंग हो दुनिया की जो अमेरिका ने अटैक किया ईरान के ऊपर, वहां पे खुल के उसने एक अपना गोल बताया था, अपना हदफ बताया था कि हम जो है वो रिजीम चेंज करना चाहते हैं, हम तख्ता पलट करना चाहते हैं। और इस गैर आकलाना मुहासबा करके, ये जो मिस कैलकुलेशन करके वो इस जंग में वारिद हुआ। उन्होंने ईरान की ताकत को कम आंका था, और जबकि बार बार ईरान ये कह रहा था कि अगर हमारे ऊपर दोबारा हमला किया गया तो हम पूरी तरह से आमादा हैं। रहबर मौजम ने भी शहादत से पहले जो अपनी स्पीच दी थी, उन्होंने खुल के कहा था कि अगर इस बार हम पे हमला हुआ तो वो रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी ये जंग। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रीजनल वॉर में जंग तब्दील हो चुकी है। तो इसमें अमेरिका बुरी तरीके से फंस गया है। और जैसे बयानात ट्रंप के बारे में एक बात ये भी कहता चलूं कि मुझे पर्सनली ट्रंप जो है वो मानसिक संतुलन खोए हुए एक व्यक्ति लगते हैं कि सुबह उठते हैं तो एक ट्वीट करते हैं, 2-3 घंटे बाद वो लंच के बाद कुछ और बात कहते हैं, और रात तक आते आते वो कोई और बात कहने लगते हैं। तो आप देखिए, कभी कहते हैं कि जंग खत्म हो गई है, हमने अपने सारे गोल्स अचीव कर लिए हैं, कभी कहते हैं हम 20 गुना ज्यादा शिद्दत से अटैक करेंगे, कभी कहते हैं आज की रात सबसे खतरनाक रात है। तो इस तरह की मुख्तलिफ धमकियां देते हुए जो है मीडिया को बाइट्स देते रहते हैं। तो अमेरिका पूरी तरीके से इस जंग में उलझ चुका है। अब अपना जो है वो एक सेफ एग्जिट चाहता है, किसी तरीके से हम दुनिया को ये छवि दिखाएं कि हम विक्टोरियस हैं, हम अपने अहदाफ पूरे कर लिए हैं और हम यहां से निकलना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल जो है अमेरिका, ईरान का जो मूड है, जो आप कह रहे थे, ईरान और ईरान की हुकूमत, ईरान की आर्म फोर्सेस और ईरान की जनता जो है, सबसे ज्यादा मैं जनता की तारीफ करूंगा। देखिए, जब कभी किसी मुल्क में जंग होती है तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो जनता का होता है, वो आवाम का होता है। इस वक्त भी यहाँ पे जितने लोग अब तक मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं, 1400-1500 लोग, उसमें अक्सर सिविलियंस हैं, और उसमें भी अक्सर औरतें और बच्चे हैं। कि शुरुआती जंग की जो है वो अमेरिका ने जो है एक प्राइमरी स्कूल पे 170 बच्चियों को शहीद करके उन्होंने जंग की शुरुआत यहां से करी थी। क्योंकि उनका माइंडसेट कुछ नहीं पता, कुछ खास तरह के इनके अकीदे हैं, कुछ खास तरह के इनके मतलब जहनों में चलता है कि
जिस तरह से एप्स्टीन फाइल्स में आपने देखा है बच्चियों का इस्तेसाल किया गया, बच्चियों की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया, तो ये कुछ ही ऐसी आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं कि जहां पे बच्चों को, कमसिन बच्चियों को टारगेट करना इनके अकीदे का शायद हिस्सा बन चुका है। तो उन्होंने जो जंग की शुरुआत करी, तो मैं ये कह रहा था कि जनता का नुकसान सबसे ज्यादा होता है किसी भी जंग में। और जब जंग होती है तो जनता आके कहती है कि भाई अब हमें जंग नहीं चाहिए, हम परेशान हो गए हैं, हमारे इतने लोग मारे जा चुके हैं, हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दुनिया में एकमात्र देश मैंने ऐसा ईरान देखा है कि जहां जनता पूरी तरीके से जो है वो इस वक्त सड़कों पे है। जब से ये जंग शुरू हुई है, खास तौर से जब से आयतुल्ला खामनेई की शहादत की खबर पिछले संडे से आई है, आज 12वां 13वां दिन है, रोज रात में पब्लिक जो है वो इफ्तार करने के बाद, माह मुबारक रमजान चल रहा है, रमजान में इफ्तार करने के बाद तकरीबन 7:30 बजे से लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि पहले दिन जो तादाद थी और आज की अगर तादाद देखें तो रोज उसमें इजाफा होता है। पहले दिन की तादाद और आज की तादाद में 10 गुना का इजाफा है। जब ट्रम्प कहते हैं कि आज की रात सबसे भयानक रात है, तो उस रात जो है डबल हो जाती हाँ। है। लोग सड़कों पे क्यों आ रहे हैं? सड़कों पे आ रहे हैं, एक पैगाम है उनका कि हम पूरी तरीके से अपनी इस निजाम के साथ, हम पूरे तरीके से अपने रहबर, पुराने रहबर जो शहीद हो गए और जो नए रहबर आए हैं आयतुल्ला मुज्तबा खामनेई, उनके सपोर्ट में है। और ये कहना चाहते हैं कि जब तक इंतकाम ना लिया जाए आयतुल्ला खामनेई की शहादत का, तब तक इस जंग को ना रोका जाए। कहीं पे भी किसी तरह की जमीन पे सीज फायर की या जंग रोकने की बात नहीं हो रही है, बल्कि नारे लगते हैं कि हमें जो है पूरे इंतकाम लेने तक ये जंग हमें चलनी चाहिए। किसी भी तरह की साजोकार की बात अमेरिका के साथ हमें नहीं करनी। हमने 2 बार मुजाकरा किया। ईरानियों का कहना है कि हमने पिछले साल भी मुजाकरा कर रहे थे, हम निगोसिएशन कर रहे थे अमेरिका के साथ, हमारे पीठ में छुरा भोंका गया, उस वक्त भी जंग करी गई, उसके बाद फिर हम निगोसिएशन कर रहे थे। आपको अच्छी तरह से याद होगा, सैटरडे को अटैक हुआ है, फ्राइडे को ओमान के एक मिनिस्टर का बयान था कि हम जो है बहुत अच्छे निगोसिएशन के नतीजे तक पहुंच गए हैं। तो दुनिया देख रही है और दुनिया समझ रही है कि निगोसिएशंस के दरमियान धोखा देना, पीठ पे छुरा भोंकना, ये जो है वो अमेरिका और इसराइल का तरीकेकार है। और ईरानी आवाम इसको पूरी तरीके से अपनी वजूद की लड़ाई समझ के इस वक्त मैदान में है कि अगर हमने फिर से यहाँ पे कोई भी कमजोरी का संकेत दिया, हमने किसी भी तरह का शक और तरदीद दिखाई इस जंग में, तो दोबारा आके इसी तरह से ये लोग धोखा करेंगे। पहले मुजाकरे के लिए बैठेंगे और फिर धोखा करेंगे। तो अब आवाम है, वो आर्म फोर्सेस हो, चाहे वो आईआरजीसी हो, चाहे वो यहाँ की मिलिट्री नेवी हो, सब एक पेज पे है, सब एक तरह की बात कर रहे हैं। वो ये कि हम अमेरिका और इसराइल के साथ किसी भी तरह का निगोसिएशन, किसी भी तरह का सीज फायर नहीं करने वाले हैं, और हम इस जंग को आखिर तक लेके जाएंगे। और पहला टारगेट जो ईरान की आवाम चाह रही है और ईरान की आर्म फोर्सेस का जो समझ में आता है, उनका गोल है वो कि इस पूरे रीजन से, इस पूरे पश्चिमी एशिया से अमेरिका की प्रेजेंस को खत्म किया जाए, क्योंकि अच्छा। अमेरिका हाँ, की वजह से ही ये पूरा खित्ता जो है वो अशांत बना हुआ है। बिल्कुल। और रिजवी साहब, क्योंकि मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आप रिसर्च स्कॉलर भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, ईरान कोई देश तो है नहीं, ईरान तो एक 5-7 हजार साल पुरानी सभ्यता है, कोई ऐसा नहीं कि कोई नया देश है। पुरानी सभ्यता है ईरान की। तो उसको लेकर के इस तरीके का मिसकैलकुलेशन हो जाना, और अब ऐसा लग रहा है कि ईरान के लोगों के लिए भी और ईरान के शासन के लिए भी वो आन बान शान का मामला बन गया है। अब ये कोई दो देशों के बीच या दो मुल्कों के बीच की लड़ाई नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो है आप कह सकते हो दो नजरियों की लड़ाई है, दो सिविलाइजेशंस की लड़ाई है, हक और बातिल की लड़ाई है। एक तरफ लड़ाई करने वाले कौन है कि जहां पे शहादत का जज्बा है, इन्होंने कहां से सबक लिया है? ईरान और ईरान की आवाम, ईरान के रहबर, ईरान के जो फौजी हैं, उन्होंने जज्बा लिया है इमाम हुसैन से। इमाम हुसैन की शहादत यहाँ मेन, जब सबसे अहम जो प्रेरणा स्रोत है वो इमाम हुसैन, उनका करबला का जो वाकया है कि जालिम के साथ सामने झुकना नहीं है, जालिम के सामने कमजोरी का एहसास नहीं करना है, भले ही हमें अपना पूरा सब कुछ कुर्बान करना पड़े। आप देखिए जिस तरह से आप भली बात ही जानते होंगे कि इमाम हुसैन ने जिस तरह से यजीद और यजीदी लश्कर के सामने मुकाबला किया, अपना सब कुछ लुटा दिया, अपने बच्चों को, अपने भतीजों को, अपने भांजों को कुर्बान कर दिया, लेकिन सत्य के लिए वो डटे रहे मैदान में। इसी तरह से आयतुल्ला खामनाई ने भी देखिए खुद की शहादत दी, उनकी फैमिली पूरी, उनकी बीबी, उनकी बेटी, उनके दामाद, उनकी बहू, उनके पोते, उनके नवासे, सब एक साथ शहीद हुए हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि इस चीज को कुछ मैं देख रहा था, जो कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने इसको बहुत अच्छे से पूरा चित्रित किया है। वो ये कहा है कि देखिए ईरान के पास जो है ना शहीद राष्ट्रपति थे, यानी यहाँ पे अभी आयतुल्ला जो रईसी थे वो शहीद हो गए, कह रहे बड़े बड़े कमांडर्स यहाँ पे शहीद हुए थे। आयतुल्ला कमांडर जैसे कासिम सुलेमानी है और भी दूसरे बहुत सारे हैं अफराद जो शहीद थे। इसी तरह से यहाँ पे चीफ जस्टिस शहीद बहिश्ती रह चुके हैं,
उनका ये कहना था, बहुत अच्छी बात मुझे लगी, कि अमेरिका ने इतना बड़ा मिसकैलकुलेशन किया है कि ईरान की जनता को शहीद वली फकी दे दिया है। अब तक यहाँ पे रहबर जो थे, यहाँ के जो सुप्रीम लीडर थे, वो शहीद नहीं थे। पिछले जो सुप्रीम लीडर थे इमाम खुमैनी, वो अपनी नेचुरल डेथ, बीमारी की वजह से और ओल्ड एज की वजह से उनका इंतकाल हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा उन्होंने सरमाया दे दिया है ईरानी मिल्लत को, एक बहुत बड़ा सोर्स दे दिया है, प्रेरणा स्रोत दे दिया है कि आने वाली जनरेशन जो है इससे जो है सबक लेंगी। और साथ साथ उन्होंने क्या गलती करी कि इन्होंने रमजान के महीने में आयतुल्लाह खामनेई को शहीद किया, कि रमजान का वो महीना कि जहां पे इमाम अली जो पहले इमाम हैं उनकी शहादत वाकई हुई है, और उसी हालत में जैसे उनको रोजे की हालत में शहीद किया गया था, वैसे ये आयतुल्लाह खामनेई को रोजे की हालत में शहीद किया गया। तीसरी सिमिलैरिटी में हाईलाइट करूं कि जिस तरीके से इमाम हुसैन को उनकी पूरी फैमिली के साथ शहीद किया गया था, वैसे ही आयतुल्लाह खामनेई को पूरी फैमिली के साथ शहीद किया गया। तो ये ईरान की जो आवाम है उसके लिए एक बहुत बड़ा सरचश्मा है, जोश का, सबक का, और हमेशा जो है ये कहते नहीं कि स्रोत ऐसा इनको मिल गया है। तो इसको मिसकैलकुलेशन में अगर जोड़ा जाए कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, ईरानियों को एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया है, क्योंकि आजकल दुनिया में हथियार जो है वो सिर्फ मिसाइल और फाइटर जेट से नहीं लड़ी जाती, बल्कि हौसलों से, जज्बात से, और खास तौर से आइडियोलॉजी से लड़ी जाती है। तो एक बहुत बड़ा हथियार दिया उन्होंने मिसकैलकुलेशन करके। तो मैं ये कह रहा था कि एक तरफ तो ये इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, ये जिब्हे हक के मानने वाले हैं, हक और बातिल की इस लड़ाई में दूसरे लोग कौन है? दुनिया देख रही है कि दूसरे लोग हैं इप्स्टीन क्लास वाले लोग हैं, कि जिन्होंने दुनिया की जितने भी बड़े बड़े इस वक्त लीडर्स हैं, जितने बड़े बड़े है, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उन सब ने मिल ये जंग, आप जैसे कह रहे थे कि ये दो देशों की जंग नहीं है, दो सभ्यताओं की जंग है, दो आइडियोलॉजी की जंग है। एक तरफ हक वाले हैं, एक तरफ इमाम हुसैन वाले हैं, और दूसरे तरफ जो है वो स्टीन फाइल वाले हैं, कि जो अभी नहीं पता दुनिया में कितनी तरह की स्टीन फाइल। तो रिजवी साहब, ईरान, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, किस तरह के हालात, सड़कों पर कैसा माहौल रहता है? क्या लोगों में, क्योंकि ये नहीं पता कब बम गिर जाए, कब मिसाइल गिर जाए, और कैसा वहां पर माहौल दिखाई दे रहा है इस समय सड़कों पर? जी, ये जो बात है ना, मैं कह रहा हूँ कि ये इंसानी अक्लों को ताज्जुब में डाल देता है, ये मंजर जो मैं देख रहा हूँ, और सोशल मीडिया के जरिए से आप दुनिया देख रही हाँ। है। नॉर्मली क्या होता है, कहीं पे एक गोली चल जाती, मैं देखता था अपने बचपने में या जवानी में जब हम पढ़ते थे, कहीं पे गोली चल जाती है या बात होती थी कि अब लाठीचार्ज हो रहा है, तो वहां से भगदड़ मचती है, पुलिस वहां से, पब्लिक भागती है। लेकिन ईरान में ऐसे बहुत सारे वीडियोस इस वक्त वायरल हैं, जो बाहर भी दुनिया में निकल रहे हैं, कि जब बम गिरता है तो लोग वहां से भागते नहीं है, बल्कि लब्बैक या हुसैन, लब्बैक खामनई के नारे लगाते हैं, मर्ग पर अमेरिका, यानी अमेरिका मुर्दाबाद, मर्ग पर इसराइल के नारे लगाते हैं। तो किसी भी तरह की दहशत नहीं है, क्योंकि पूरी मिल्लत जो है इस वक्त आमादा है शहादत के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बम नहीं गिर रहे हैं, अटैक्स नहीं हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं। सिविलियन टारगेट्स को ज्यादा ये लोग करते हैं, क्योंकि वो गैर इंसानी लोग हैं, शैतानी लोग हैं, कि ज्यादा ये टारगेट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को ही कर रहे हैं। लेकिन जब पब्लिक जमा होती है तो उसके अंदर जोश रहता है, बलबला रहता है, कोई डर का माहौल नहीं है। मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर सकता हूँ, कल रात में भी मैं अपने बच्चों के साथ तकरीबन रात में निकला, और शहर के अंदर को, कि दिन में तो मसलन रोजा रहता है और दूसरे काम रहते हैं, तो रात में हम जब निकलते हैं बच्चों को लेके, तो बिल्कुल नॉर्मल, नॉर्मल तो मैं नहीं कहूंगा, बल्कि उस हाँ। तरफ से ज्यादा ऐसा लगता है कि कोई जश्न मनाया जा रहा है पूरे शहर में, कोई एक ओकेजन है। आप तसव्वुर करें कि ईद में जैसा हाँ। माहौल रहता है हमारे यहाँ, दिवाली में जैसा माहौल रहता है, लोग बम भी गिर रहे हैं। लेकिन उस बम गिरने के दौरान अभी तेहरान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, कि जहां पे लोग जमा होकर इसी तरीके से प्रोग्राम कर रहे थे, हजारों की तादाद में वहां लोग हैं, और वहां पे जो तराना पढ़ने वाले शख्स हैं उनके पास माइक है, जैसे ही बम ब्लास्ट होता है वो फौरन जो है नारा लगाने लगता है, कि नारा लगाने लगते हैं कि शहादत शहादत सआदत सआदत, शहादत शहादत, यानी ये शहादत हमारे लिए इफ्तिकार है। शहादत अरबी में और फारसी में कहते हैं इफ्तिकार है, ये हमारे लिए एक तरह से तमगा है, ये हमारे लिए मेडल है कि अगर हमें शहादत मिल जाए। और दूसरा मूड पब्लिक का ये भी है कि जब हमारे रहबर को शहीद कर दिया गया है, कि जो हमारे लिए बहुत कीमती थी, उनकी जान हमारे लिए बहुत अजीज थी, तो फिर उनके शहादत के बाद हमारी अगर शहादत हो जाती है तो हमारी जान की कोई खास कीमत नहीं है। तो पब्लिक का जो जमीन में मूड है, मैं आपको खुलासा बताऊं, वो ये है कि पब्लिक, ये हालात पूरी तरह से यहाँ नॉर्मल है, दुकानों में कोई भीड़ नहीं लगी है, कोई जमाखोरी नहीं हो रही है, लोग अपने, ऐसा नहीं है कि लोग अपने घरों में खाने पीने का सामान जमा कर रहे हैं, लोग बहुत इत्मीनान के साथ, जबकि रमजान भी है,
लोग अपने जरूरत भर का ही सामान खरीद रहे हैं, कोई यहाँ पे पैनिक का माहौल नहीं है। जो भी माहौल है वो ये जोश जज्बे का माहौल है। पूरी ईरानी आवाम इस वक्त सड़कों पे है, और ये वही सड़कें हैं कि जहां पे 8 और 9 जनवरी का आपने जो थोड़े बहुत गुंडे टाइप के लोग जमा हुए थे और उन्होंने दंगे मचाए थे, उपद्रव मचाया था, आगजनी करी थी, लोगों को मारा था, ये वही सारी सड़कों पे इस वक्त ईरानी आवाम जमा है और पैगाम दे रही है कि हम इस जंग से डरते तो नहीं हैं, बल्कि हम चाह रहे हैं कि ये जंग अपने नतीजे तक पहुंचे, और इस तरीके से नतीजे तक पहुंचे कि इस पूरे पश्चिमी एशिया का जो है वो शक्ति का संतुलन वो बदलना चाह रहे हैं, कि अब यहाँ पे आके यूएस की दादागिरी ना, यूएस अपने बेसिस यहाँ पे दूसरे कंट्रीज के ऊपर उसकी हुकूमत ना चले, इस पूरे जंग को इस नतीजे तक पहुंचाना चाह रहे हैं। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई साहब के बारे में भी कहा गया कि वो भी उस हमले में घायल हुए थे जिसमें खामेनेई साहब की शहादत हुई थी। तो इस समय उन्हें लेकर क्या खबरें हैं, क्या कैसी स्थिति है उनकी, और क्या उनके बारे में जो जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे सकें। जी, देखिए, ये जब अटैक हुआ, पहला अटैक हुआ जहाँ पे इसमें आयतुल्ला खामनेई शहीद हुए अपने परिवार, तो वो पूरे फैमिली के साथ थे। एक तो ये कि जो दुनिया के मीडिया में आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले, 2 हफ्ते पहले था कि आयतुल्ला खामनेई अपने पूरे परिवार को लेकर रूस चले गए हैं। हाँ। और उसके बाद ये कि पहले, उससे पहले बातें होती थी कि बंकर में चले गए हैं, छुप गए हैं। तो ये भी दुनिया ने देखा कि, और ये बात مثلا ढकी छुपी नहीं है कि दुनिया का मीडिया कितना जालिम है, कितना जुल्म करता है वो सच्चे लोगों के ऊपर। हकीकत को छुपाने के लिए मीडिया का काम होता है हकीकत को सामने लाए, मीडिया का काम होता है इंसान तक सही बात पहुंचाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त दुनिया का मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे वो इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, वो अपने इन हरकतों की वजह से उन्होंने जो है वो खो दी है। उनकी अब कोई उस पर यकीन नहीं करता, अपनी साख खो दी है। तो उस चला जाता था कि वो जो है भाग गए हैं, वो छुप गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो बेटी भी थी, उनके दामाद भी थे, तो उस और जेरे भी मुझे इसकी कोई खबर नहीं है, मीडिया भी इसको नहीं दिखा रहा है। और आप जानते हैं कि जिस तरह से इसराइल ने भी ऐलान किया था कि हम उनको भी टारगेट करेंगे, तो इस वजह से कोई अकली बात भी नहीं है कि उसके बारे में कोई डिटेल कहीं बताई जाए। मुश्तबा खामनेई साहब जो है वो उनके बारे में जो उनका सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपके दर्शकों तक मैं पहुंचाना चाहूंगा कि लोगों के जहन में अगर ये ख्याल आए कि बाप के बाद बेटे को बना दिया गया, और वेस्टर्न मीडिया भी इसको उछालता है, और वो वेस्टर्न मीडिया की जो सऊदी अरब की किंगडम के ऊपर उसको कुछ परेशानी नहीं है, कत्ल पे उसको परेशानी नहीं है, वो ईरान में इसको बहुत उछालेगा कि बाप के बाद बेटे को बना दिया गया। तो मैं बता दूं कि एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है जिसके जरिए से मुश्तबा खामनेई साहब को वली फकीह और सुप्रीम लीडर चूज किया गया है। मीटिंग्स करी हैं उन्होंने, पूरा प्रोसेस जो है फॉलो किया है। कॉन्स्टिट्यूशन जो ईरान का संहिता है उसके तहत मुश्तबा खामनेई साहब को ये लीडर सेलेम का जो स्कूल है, जो मदरसा है, देखिए ये सवाल जो है वो ज्यादातर जो है वो ईरान से बाहर उठ रहा है। पहले मैं ये कह दूं कि ईरान के अंदर पूरी एकता है, यूनिटी है, इत्तेहाद है मुश्तबा खामनेई साहब के लीडर बनने के ऊपर। और मैं उस वक्त मौजूद था जब ऐलान हुआ, तो मैं उन इज्तिमात में, उन रैलियों में मौजूद था। वो जो जोश मैंने देखा, वो मुझे खुद एक एहसास अभी तक मेरे अंदर बना हुआ है कि पब्लिक ने बहुत खुशी के साथ इस फैसले का जो है स्वागत किया था। तो ईरान के अंदर इस तरह की कोई भी बात नहीं है कि मुश्तबा खामनेई साहब को क्यों बना दिया गया। वो सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पूरा आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके तहत सिर्फ सिलेक्शन हुआ है। काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट जो कि खुद 88-80 से ज्यादा उसमें मुज्तहिदीन होते हैं, उन्होंने आके मुख्तलिफ पैरामीटर्स के ऊपर, कि जो पैरामीटर्स ये हैं कि उसके अंदर वो इल्मी सलाहियत होना चाहिए, मुदीरियत की सलाहियत होना चाहिए, मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए, बसीरत होना चाहिए, दुनिया के हालात को समझता हो, और शुजात हो। तो बहुत सारी मुख्तलिफ पैरामीटर्स को देखते हुए ये सिलेक्शन हुआ है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि वो आयतुल्ला खामनेई के बेटे थे इसलिए उनको सेलेक्ट कर लिया गया है। और इस बात को जो लोग उठा रहे हैं, ज्यादातर जो वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न में बात उठती है, सवाल मेरा उनसे ये है कि दुनिया में और भी ममालिक है, यही पड़ोस में ईरान के बहुत सारी ऐसी मोनार्कीज हैं कि जहां पे बाप के बाद बेटे को बैठा दिया जाता है, और यही वेस्टर्न मीडिया उसको बहुत खुशी से जो है वो मुबारकबाद देती है। यही ट्रंप हैं, यही जो ममालिक के जो सरबराह हैं वो मुबारकबाद देते हैं। वहां पे इनको कोई एतराज नहीं होता क्यों बाप के बाद बेटे को बैठा दिया गया है। वहां ना इनको वुमेन राइट्स की प्रॉब्लम है, वहां ना इनको ह्यूमन राइट्स की मुश्किल है, ना वहां इनको डेमोक्रेसी का गिफ्ट देना है। ये सारे मामला इनको वही खड़े 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 करने होते हैं जहां पे इनका
इनका जोर नहीं चल रहा होता है और ये बहाने बना रहे होते हैं कि किसी तरीके से मुल्क के अंदर जो है वो अस्थिरता बनाई जाए, उसको डिस्टेबल किया जाए। तो मुश्तबा खामनाई साहब का जो सिलेक्शन है वो पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के तहत हुआ है। उसमें जो संविधान में जो लिखा गया है उसके तहत हुआ है। जिस तरीके से इमाम खुमैनी की वफात के बाद आयतुल्लाह खामनाई, आयतुल्लाह सईद अली खामनाई साहब का सिलेक्शन हुआ था पूरे संवैधानिक प्रक्रिया से, वैसे ही मुश्तबा खामनाई साहब का भी संवैधानिक प्रक्रिया से सिलेक्शन हुआ है। और ये एक हसीन इत्तेफाक है, जिस तरह से शहीद हुए हैं आयतुल्लाह खामनेई, तो वो जो एक मोहब्बत है यहाँ पे लोगों को आयतुल्लाह खामनेई से, शहीद आयतुल्लाह खामनेई से, वो मोहब्बत का असर जानशीन के तौर पे देख रहे हैं। तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत भी उनको चुना जी बिल्कुल रिजवी साहब। लगाव है, हाँ, में इसको जो है इस तरह से देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब। आज थोड़ा सा सिग्नल की दिक्कत रही, क्योंकि आप युद्ध के इलाके में बैठे हुए हैं, इतना बड़ा खतरा आप लोग मोल ले रहे हैं, और सिग्नल की दिक्कत हमारे दर्शक भी समझेंगे। हम कोशिश करेंगे अगली बार ज़्यादा बेहतर तरीके से संपर्क किया जा सके, किसी और तरीके से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और हमारे दर्शकों की तरफ से और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारियां दी, हमारे लिए समय निकाला। जी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया कि जहाँ के आके हम आपके दर्शक तक यहाँ के जमीनी हालात को बयान कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।